सुप्रभात। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको यूजी सेमेस्टर 3 के लिए पेपर नंबर 6 के विषय में चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। प्यारे बच्चों, आज का जो मैं टॉपिक लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एकेडमिक के दृष्टिकोण से भी, और आगे चल कर के कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए एकेडमिक के लिए तो आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ही। सिविल सेवा परीक्षा जो यूपीएससी की होती है, प्रत्येक साल इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कौन किए थे, कौन कौन से इसमें वंश थे, और कैसे वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके बाद देखेंगे कि कौन से सेक्शन से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा हुआ था। इसकी राजधानी हम्पी थी और वहाँ की जो भाषा थी वो तमिल तेलुगु भाषा था, है ना बच्चों। वहाँ की जो मुद्रा थी उसको वारा बोलते थे, वारा मुद्रा। कभी कभी पेगोड़ा भी लोग बोलते थे वहाँ की मुद्रा को। दूसरी बात है कि विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे आसपास स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इसके विकास में, इसकी समृद्धि में तुंगभद्रा नदी का भी योगदान है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ते पढ़ते ये एज्यूम कर लिए, ये एसेस कर लिए, हम लोग देख लिए कि जितने भी बड़े से बड़े साम्राज्य हुए उनमें वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, भौगोलिक स्थिति होती है, वो काफ़ी हद तक बहुत जिम्मेवार होता है। यानी उसके समृद्धि में वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन जो होता है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता को ले लीजिए, वो सिंधु नदी किनारे थी, रावी नदी भी आसपास में बहती थी, बहुत सारे स्थल रावी नदी पर हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जो जगह है, कोई भी सभ्यता है, उसकी समृद्धि में उसकी नदियों का योगदान होता है। अब मिस्र की सभ्यता को ले लीजिए, नील नदी का योगदान है। इसी प्रकार से चीन में वहाँ की नदियों की योगदान है, चीन की सभ्यता में। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि में तुंगभद्रा नदी का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि पता है नदी रहेगी तो बांध बनेंगे, नहरें होंगे, सिंचाई प्रबंध होगा, पशुपालन होगा, मछली पालन होगा, बिजली का उत्पादन होगा, बहुत तरह की यातायात होंगे, नौवहन परिवहन होगी। इसे बहुत सारे फायदा जो है सो जल से होने से होता है। ये सारा चीज विजयनगर में थी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि कोई उसका यूटिलाइज करने वाला नहीं होगा तो सब बेकार हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास पूरी किताबें भरी हुई है, आप खरीद के, पैसा से खरीद करके किताब दुकान से अपने घर में किताब को रख दिए, लेकिन यदि बच्चों उसको आप पढ़िएगा नहीं, उसकी अभ्यास नहीं करिएगा, क्या आपको जानकारी होगी?
किताब रखने से आपको जानकारी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान अर्जित हो सकता है। उसी प्रकार से विजयनगर में सब कुछ था, नदियां थी, सब कुछ था, भौगोलिक रूप से अच्छा था, लेकिन उस साम्राज्य को समृद्धि दिलाने में वहां के शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विजयनगर साम्राज्य में उच्च कोटि के शासक हुए और अपनी नीतियों, अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा विजयनगर का चौमुखी विकास किए। चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, यानी हर एक क्षेत्रों में उन्होंने विकास करने का काम किया। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण वंश हुए और उस वंश में अच्छे शासक हुए, जिनकी बदौलत से विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था। उसकी अगर इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी समृद्धि का बखान, जो भी विदेशी यात्री आए, विदेशी ट्रेवलर आए, फॉरेन ट्रेवलर, उन्होंने भी अपने लेखन में इनकी समृद्धि का गुणगान किया। और बच्चों, यहाँ तक कि बाबर ने अपने बाबरनामा जो है उसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का वर्णन किए, यहाँ के बारे में बताए। तो इसलिए हम पहले उनके वंशों के बारे में पढ़ते हैं, उनके वंशों के बारे में संक्षिप्त नॉलेज रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षा में आपको पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश के से संबंधित थे। आपको ऑप्शन दे देंगे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आर्यवाडु वंश। आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए बच्चों, केवल यूनिवर्सिटी की परीक्षा को पास करने के लिए मत पढ़िए, यानी नॉलेज को गेन कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए, तभी आगे चल करके आपका एक सुनहरा कैरियर हो सकता है। इसलिए दिस इज और गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर मिला है कि हर एक सूक्ष्म छोटे छोटे करके आप टॉपिकों को बहुत अच्छे ढंग से आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसका प्यारे बच्चों आप सदुपयोग कीजिए और बेसिक चीज जानिए। सबसे पहले अपना लिस्ट बनाइए कि कितने वंश थे, संगम वंश में कौन शासक हुए, सालू वंश में कौन शासक हुए, टूलू वंश में कौन शासक हुए, आर्यवाडु वंश में कौन शासक हुए। प्यारे बच्चों, आपको डेट भी याद रखना है कि इनका क्या क्या पीरियड था, और उस शासक के कार्यकाल में कौन से विदेशी ट्रेवलर आए, विदेशी यात्री आए, तो उसके बारे में भी जानना है।